नमस्कार सभी को और सभी का हार्दिक स्वागत है इस परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि हम पॉलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे और एक बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए संविधान के तहत, पॉलिटी के तहत, कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे संविधान जो है, हमारा भारत के संविधान के मूल ढांचे में, जब मैंने आपको केशवानंद भारती केस 1973 पढ़ाया था, तो 1973 का जो केस है, जिसे हम केबीएम के नाम से भी जानते हैं, केशवानंद भारती मामला, मैं इसको केबीएम कहता हूं, वैसे होने को तो केबीसी होना चाहिए, क्योंकि केशवानंद भारती केस ये केरला का केस था 1973 का। इस पे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि संविधान के मूल ढांचे में, यानी संसद की जो संवैधानिक संशोधन की शक्ति है आर्टिकल 368, उसके तहत भी आप संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, संजीव खन्ना जी ने फैसला सुनाया है, क्योंकि संसद ने शायद ऐसा प्रयास किया होगा या नहीं किया होगा, हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने टिप्पणी की इस पर। उन्होंने टिप्पणी की कि संविधान के मूल ढांचे में आने वाले सेकुलर शब्द और समाजवादी, सोशलिस्ट शब्द को नहीं हटाया जा सकता, बिकॉज ये संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत ही आते हैं। यानी उन्होंने फिर से एक बार संविधान की व्याख्या को दोहरा दिया है और फिर वो ये कहना चाहते हैं, संजीव खन्ना जी जो सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस है, वो ये कहते हैं कि हमारे संविधान में जो सेकुलर जो शब्द है, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, जिसे आप पंथ निरपेक्ष के नाम से भी जानते हैं, और जो समाजवादी शब्द है, वह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ करना किसी का भी अधिकार नहीं है, चाहे वो भले संसद ही क्यों ना हो। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं अपने संसद की। तो संसद हमारा चैप्टर चल रहा था और संसद में हम कहीं हद तक लोकसभा को कर चुके थे, लेकिन हमारा जो एक टॉपिक था वो रह गया था लोकसभा स्पीकर के कार्य। यानी जो लोकसभा स्पीकर होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जिसके जो कार्य होते हैं, जो पावर्स होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं और सभी इंडियन पॉलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे और सभी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, तो मैं इंडियन पॉलिटी की बात कर लेता हूं और इंडियन पॉलिटी में मैं लोकसभा कार्य के अध्यक्ष की और शक्तियों की बात कर रहा था। तो चैप्टर था हमारा संसद, ओके। और संसद में हमने एक बात देखी थी, चलिए, तो संसद में सभी डाल सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य, अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां। तो देखो, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और एवं शक्तियों की मैं बात करता हूं तो सीधी सी बात है, कई बच्चे ये कहते हैं सर उपाध्यक्ष क्यों नहीं पढ़ाया आपने, उपाध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं पढ़ाया, उपाध्यक्ष के पद रिक्तता क्यों नहीं पढ़ाई आपने जब वो पद से खाली हो जाता है। देखो, लोकसभा उपाध्यक्ष का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ही सारे काम कर लेता है, तो उपाध्यक्ष की हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब संविधान ने उपाध्यक्ष पद को दे रखा है तो वो केवल इसलिए दे रखा है कि जब अध्यक्ष अपने पद पर अनुपस्थित रहे, जब लोकसभा स्पीकर अपने पद पर अनुपस्थित रहे या अपने कार्य करने में असमर्थ रहे, तो उपाध्यक्ष का ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि वह लोकसभा अध्यक्ष की पद पर जाकर अध्यक्ष के रूप में काम कर सके। बस इतना ही उपाध्यक्ष का काम होता है। बाकी इसके इलेक्शन की प्रोसेस आप सभी को पता है, बाकी इसके जाने की प्रोसेस वो भी आप सभी को पता है, और इसके कार्य और शक्तियां इतने नहीं होते हैं। लेकिन यदि अध्यक्ष अपने पद पर अनुपस्थित रहेगा लोकसभा का, तो यकीनन मानिए कि लोकसभा का जो डेप्यूटी चेयरमैन है, जो डेप्यूटी स्पीकर है, वह अध्यक्ष के पद पर आएगा और अध्यक्ष की भांति उन कार्यों का निर्वहन करेगा जो लोकसभा का स्पीकर करता है। तो इसलिए मैं लोकसभा डेप्यूटी स्पीकर को नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पेपर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो लोकसभा स्पीकर के नाम से ही आते हैं। तो चलिए, लोकसभा स्पीकर के मैं कार्य और शक्तियों की बात कर लेता हूं। चलिए, और सभी ध्यान रखें, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आजकल मौसम बदलता हुआ है और ये मौसम परिवर्तन का है, क्योंकि सुबह इतना ठंड नहीं होता है लेकिन रात में फिर शीतलहर चलती है। और ये जो मौसम है, दिन में गर्मी, रात में सर्दी, क्योंकि हम भी इसके ग्रस्त हो चुके हैं, हम भी इसके घेरे में आ चुके हैं अभी। तो जुकाम, खांसी, बुखार वगैरह ये चलेगा, तो इसलिए पेपर आने वाले हैं सभी के। और पेपर के दौरान आप सभी ध्यान रखें कि सर्दी गर्म का जो मामला होता है, जैसे कि सुबह सर्दी का, सुबह गर्मी लगभग पड़ती है हमारे, ठीक है,
तो फिर रात में वही शीतलहर चलती है। अभी प्रॉपर ठंड तरीके से नहीं आई है, तो इसलिए अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना बच्चों, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लू फैल रहा है, इससे बहुत ज़्यादा फ्लू फैल रहा है। और प्लीज़ अपने आसपास कोई गंदगी ना रखें यार। जो भी बच्चे रूम रेंट पे रहते हैं, मैं देखता हूँ कितनी बुरी हालत में रहते हैं वो सॉरी, इतनी बुरी हालत में रहते हैं वो, पता नहीं कैसे रह लेते हैं। थोड़ा साफ सुथरा रखें, थोड़ा माहौल अच्छा भी रहे, थोड़ा सा पढ़ने में मन भी लगे। इतना गंद मैंने देखे हैं बच्चों की पीजी, मैंने देखे हैं बच्चों के रहन सहन का तरीका मैंने देखा है, इतना गंदे रहते हैं वो कि मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। कितने महीनों महीनों के कपड़े पड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा काम घर में ही लगे रहिए, पढ़ना पढ़ाना छोड़ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम अपनी तरफ थोड़ी बहुत साफ सुथराई तो रखिए। चलिए तो अब मैं बात कर लेता हूं लोकसभा स्पीकर के कार्य और शक्तियों के बारे में। आज मैं थोड़ा आराम से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि तबीयत साथ नहीं दे रही है मेरा, तो आज आराम से पढ़ाऊंगा। ये मत कहना कि सर बहुत बोर कर दिया आज आपने, इतना बोर भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आराम से चलेगा आज, ठीक है। चलिए, तो लोकसभा स्पीकर का मैं पहला कार्य देख लेता हूं। भाई देखो, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, जैसे वो आपकी बचपन में जब आपके क्लास के मॉनिटर बनते थे, आप सभी को पता है ना, जब बचपन में जब मैडम और सर या आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल होता था, वो क्या करता था, वो इसका स्कूल में किसी बैच का या सेक्शन का मॉनिटर किसी को बना दिया करता था। और आपको पता है कि वो मॉनिटर क्या काम करता था? मॉनिटर जो होता था वो क्लास को मॉनिटरिंग करता था, जैसे कि क्लास में शांति व्यवस्था बनाई रखे, क्लास में टीचर की अनुपस्थिति में वो ये काम करता था कि क्लास में शांति बनाए रखे, क्लास में हल्ला उल्ला नहीं होना चाहिए, सभी अपने काम में लगे रहें। यानी मॉनिटर का जो काम होता था क्लास में, एग्जैक्टली वही काम किसका होता है? लोकसभा स्पीकर का होता है, ठीक है। बस क्लास के मॉनिटर की बनाने की परंपरा इसलिए होती है क्योंकि टीचर अनुपस्थित रहे। मान लो प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बैठा है, टीचर मान लो गलती से 10-15 मिनट लेट आएगा, तो मॉनिटर का यह काम होता है कि उस 15 मिनट में वो क्लास को मॉनिटाइज कर सके अच्छे से। तो लोकसभा स्पीकर के कार्य की हम बात करें तो पहली बात तो ये लोकसभा अध्यक्ष, आप लिख सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सभी प्रतिनिधियों का लोकसभा के सभी प्रतिनिधियों का लोकसभा के सभी प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। सभी प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। यानी आपको इतना समझना चाहिए कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है, ये सभी प्रतिनिधियों का क्या होता है? मुखिया होता है। आप सभी को पता है कि लोकसभा स्पीकर जो चुनकर आता है वो सदस्यों में से चुनकर आता है, लेकिन जो सदस्य उसको चुनते हैं वो इसलिए चुनते हैं ताकि कल हमको ये मोनिटाइज कर सके एक हेड ऑफ द लोकसभा के रूप में। चलिए, उसके बाद दूसरा कार्य की बात करें तो ये तो है इसकी शक्ति या कार्य कुछ भी मान लो, ठीक है। लोकसभा के सभी प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। तो आप बोलेंगे नेक्स्ट इसका कार्य क्या होता है कि लोकसभा की प्रक्रिया के संचालन के लिए यानी उसके ऑपरेटिंग के लिए, संचालन के लिए नियम और कायदे बनाता है। क्या बनाता है? नियम और कायदे बनाता है। नियम एवं विधियों का निर्माण करता है। नियम एवं विधियों का निर्माण करता है। जैसे कि आपने देखा होगा एक बार कि लोकसभा स्पीकर जो अभी ओम बिरला हैं, वो कभी कभी एमपीओ पर फटकार लगा देते हैं। एमपीओ पर फटकार लगा देते हैं और क्या क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आपको 2.5 मिनट का समय दिया गया इतना बोलने के लिए, अब आप क्यों बोल रहे हैं? यानी लोकसभा स्पीकर डिसाइड करेगा कि किसको कितना बोलना है और किसको कितना नहीं बोलना। पिछले कार्यकाल में यानी 2024 के इलेक्शन से पहले क्या हुआ था, राहुल गांधी जो लोकसभा के जो सदस्य थे, उन्होंने वहां पर यानी सदन में बैठकर, लोकसभा में बैठकर उन्होंने कुछ तस्वीरें बता दी थी। और तस्वीरें थी जैसे कि उसमें भगवान शिव की तस्वीर थी, उसमें गुरु नानक की भी तस्वीर थी, और ऐसे ऐसे बता के वो फोटो को एक्सपोज कर रहे थे। क्या कह रहे थे एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं, लेकिन वो फोटो को दिखा दिखा के कुछ धार्मिक बातें बता रहे थे और कुछ एक्सपोज करना चाहते थे धर्मों के बारे में।
तो धर्मों को लेकर जब वो एक्सपोज कर रहे थे, तो मैं इतना बता दूं कि उस समय बतौर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें फटकारा और कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इन फोटो को प्लीज अपने डेस्क पर रखिए और आइंदा के बाद ऐसा ना करिए। ये चुनौती दी गई थी ओम बिरला के द्वारा। तो ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर अभी भी हैं, वो उनका ये काम होता है कि पहली बात तो कि लोकसभा की जो प्रोसेस चल रही है, चाहे 2 घंटे चले चाहे 3 घंटे चले, उसके लिए वो कोई भी किसी भी प्रकार की विधियों का निर्माण कर सकते हैं और कोई भी नियम बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी एमपी लोकसभा में बैठा है और वह बोलते 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 इतना कुछ बोल जाता है कि उससे लोकसभा की प्रक्रिया भंग होने की कगार पर आ जाती है। तो तुरंत लोकसभा स्पीकर क्या करता है, माइक को ऑफ कर देता है। क्या कर देता है? माइक ऑफ कर देता है और वो चिल्लाता रहता है। अब बिना माइक के तो आवाज इतनी नहीं आती है। बिना माइक के लगभग लगभग आवाज कितनी आ जाएगी? मुश्किल से मुश्किल 100 मीटर और 200 मीटर के एरिया में, लेकिन पूरे सदन में उसकी आवाज फिर नहीं आती है। तो माइक को ऑफ करना, ठीक है, किसी को डांटना, किसी को सदन से बाहर निकाल देना क्योंकि आप में अनुशासन नहीं है इसलिए। तो कई प्रकार से उसके नियम और कायदे काम करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा कार्य यह होता है कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का मुख्य प्रवक्ता होता है। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है यह लोकसभा का मुख्य प्रवक्ता होता है। लोकसभा का मुख्य प्रवक्ता होता है। मुख्य प्रवक्ता होता है। आपको पता है जब लोकसभा स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा स्पीकर अपनी बात को जब रखता है अपने सभी प्रतिनिधियों के सामने, तो सारे प्रतिनिधि चुप हो जाते हैं। लेकिन आजकल ये परंपरा ऐसी नहीं है। मैं बता रहा हूं, आजकल जो संसद में देखने को मिल रहा है ना हमको, वो इतना बाहियात और इतना बदतमीज है। मतलब आप देख लें, मैं पर्टिकुलर किसी मेंबर की बात नहीं कर रहा, मैं सारे सदन की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, चाहे रूलिंग हो चाहे अपोजिशन हो, इतने तरीके से, यानी इतने अनुशासन से। मैं बता रहा हूं कि इससे अच्छा तो एक क्लास में यदि मैडम और सर ये कह देते होंगे कि चुप हो जाइए, मेरी बात सुन लीजिए, तो मैं बता रहा हूं कि उनमें एक डर बैठ जाता होगा बच्चों में और वो चुप हो जाते। लेकिन आजकल संसद में क्या हो रहा है कि जब कोई एक प्रतिनिधि बोलता है तो दूसरा प्रतिनिधि शोर मचाने लग जाता है, उसकी बात पूरी कंप्लीट होती ही नहीं है। लेकिन आजकल ये परंपरा बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है। और जब लोकसभा स्पीकर खुद बोलता है तो फिर तो चुप होते ही नहीं है, उस पर वाद विवाद इकट्ठा कर देते हैं। लेकिन इस मामले में मैंने जगदीप धनखड़ को देखा है, जब राज्यसभा की वो चेयरमैनगिरी करते हैं और राज्यसभा में चेयरमैन के तौर पर जब बैठते हैं, तो उनके बाद जब वो बोलते हैं ना, वो सीधे तौर पर चुनौती देते हैं कि मेरे बोलने के दौरान कोई नहीं बोलेगा। अब चाहे इसे धमकी समझ लीजिए और चाहे इसे मेरा नियम समझ लीजिए। बस कुल मिला के, जैसे कि मैं मान लो कल को ऑफलाइन बैच ले रहा हूं और ऑफलाइन बैच के दौरान मान लो मेरे पढ़ाने के दौरान कुछ बच्चे खुसफुस कर रहे हैं, आवाज मुझे आ रही है, डिस्टरबेंस हो रहा है, तो सीधे सीधे, या जब भी मैं ऑफलाइन बैच में जाता हूं तो सबसे पहले मैं अपनी बात यही रखता हूं कि भाई ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाने के दौरान शांत रहें। ठीक है, अब या तो आप मेरी इसे धमकी समझ लें या फिर आप मेरा इसे क्लास के द्वारा बनाया गया नियम समझ लें। चलिए, तो ये कुछ परंपराएं होती हैं कि जब लोकसभा स्पीकर, जब हेड ऑफ द लोकसभा बोलता है तो उस वक्त सभी को चुप रहना चाहिए, क्योंकि लोकसभा स्पीकर जो होता है वो लोकसभा का मेन स्पोक्स पर्सन होता है। चलिए, उसके बाद मैं चौथे कार्य की बात करूं तो चौथा कार्य क्या होता है? चौथा कार्य ये होता है लोकसभा अध्यक्ष का, कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है यह किसी भी विधेयक पर, मतलब इन द सेंस किसी भी नहीं, लेकिन सामान्य या विधेयक पर मतभेद की स्थिति में, मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति जो होता है वो संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है और लोकसभा स्पीकर उसकी चेयरमैनगिरी करता है, यानी अध्यक्षता करता है, प्रेसिडेंसी करता है। तो संयुक्त अधिवेशन होता क्या है, ज्वाइंट सेशन होता क्या है? देखो, ज्वाइंट सेशन उसको कहते हैं यदि मान लो कोई बिल है, कोई बिल इन द सेंस कुछ पर्टिकुलर बिल है जिन पर हम ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं संसद में। बाकी जैसे कि संविधान संशोधन विधेयक है, इस पर ज्वाइंट सेशन नहीं आता। मैं आपको बता दूं, धन विधेयक है, इस पर ज्वाइंट सेशन नहीं आ सकता। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर जितने भी हमारे संसद में आने वाले जो प्रस्ताव होते हैं, जो बिल होते हैं, उन पर ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर और मनी बिल पर हम ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकते। तो एक्चुअली में क्या होता है कि मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को छोड़ दें, बाकी सभी जो प्रस्ताव होते हैं संसद में आने वाले, उन पर मान लो कोई भी लोकसभा
और राज्यसभा के बीच है, दोनों के बीच में उसे पारित करने को लेकर या उसे मतदान करने को लेकर कभी कभी मतभेद की स्थिति हो जाती है। कभी कभी क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, टकराव हो जाता है दोनों सदनों में। और दोनों हाउसेस में टकराव की स्थिति से क्या होता है कि वह जो प्रस्ताव है वह कानून बन ही नहीं पाता है। और कानून तो छोड़ो, वह पारित ही नहीं हो पाता है। जब पारित होगा तभी तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति तभी तो अपनी वीटो पावर का यूज करके उस पर सिग्नेचर करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि संसद में दोनों सदनों में इस प्रकार कॉन्फ्लिक्ट होता है कि वो प्रस्ताव पास तो छोड़ो, मतलब पास होता ही नहीं है, कानून तो छोड़ो, तो पास ना होने की स्थिति में यह देश के लिए बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है कि रूलिंग पार्टी चाहती है, बहुमत तो चाहता है, लेकिन राज्यसभा का भी बहुमत आवश्यक होता है। और राज्यसभा मान लो सहमत नहीं है इस बिल से, तो इसमें मतभेद की स्थिति बन जाती है। और जब मतभेद की स्थिति होगी तो उस समय प्रस्ताव पारित नहीं होगा, कानून बनने की तो छोड़ देगा। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, उस स्थिति में राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन को बुलाता है और उस ज्वाइंट सेशन की प्रेसिडेंसी लोकसभा का स्पीकर करता है। तो आप लिख सकते हैं कि धन विधेयक, आप लिख सकते हैं कि धन विधेयक कौमा संविधान संशोधन विधेयक, कौमा संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर यदि किसी भी प्रस्ताव पर दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति हो जाए, दोनों सदनों के बीच यानी दोनों हाउसेस के बीच मतभेद की स्थिति हो जाए, मतभेद को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद की स्थिति हो जाए तो आप समझ लीजिएगा, यदि मतभेद की स्थिति हो गई है तो राष्ट्रपति के संशोधन के द्वारा, या आप लिख सकते हैं सीधा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यह बात याद रखना, कभी कभी क्या होता है पेपर में बच्चे उसे राष्ट्रपति करके आ जाते हैं, जबकि मैं राष्ट्रपति के संबोधन से प्रारंभ करता हूं और ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर से करवाता हूं। आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंसी कौन करता है और एड्रेस कौन करता है, लेकिन ज्वाइंट सेशन को बुलाने का काम राष्ट्रपति ही करेगा। और किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। चलिए, तो चौथा कार्य आप समझ गए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी है। उसके अलावा मैं पांचवें कार्य की बात करता हूं, यहां लिख लेते हैं। चले, तो पांचवा कार्य क्या हो सकता है इसका? पांचवा कार्य यह होता है कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा का जो स्पीकर है बतौर चेयर पर बैठा है, तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देने की स्थिति का अधिकार होता है। यानी निर्णायक मत का मतलब होता है, इसे बोलते हैं डिसीजन वोटिंग। क्या बोलते हैं? डिसीजन वोटिंग। जैसे कि मान लो कल मैं किसी ऑफलाइन बैच को ले रहा हूं, ठीक है, और ऑफलाइन बैचेस में क्या हो रहा है, क्योंकि बैच इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है। अब मान लो उस बैच में 50 लड़कियां हैं और 50 या 55 लड़के हैं, ठीक है। मान लीजिए 55 लड़के, क्योंकि अप्रोक्स ऐसा देखा जाता है क्लास में लड़कों की संख्या ज्यादा होती है बजाय लड़कियों के। तो मान लो 50 लड़कियां हैं और 55 या 60 लड़के हैं, 15-20 लड़के मैंने ऊपर मान लिए। अब क्या होता है, मान लो मैं क्लास में कोई चीज या कोई नया प्रस्ताव लेकर आ रहा हूं कि भाई इस क्लास में मुझे टेस्ट सीरीज करानी है। तो टेस्ट सीरीज कराने के लिए हमें कैसा एक फेनोमेना रखना है, कैसी हायरार्की रखनी है चैप्टरों की, ठीक है। अब मान लीजिए उस हायरार्की से, मेरे द्वारा बनाई गई हायरार्की से कुछ बच्चे यानी इन द सेंस 50 लड़कियां संतुष्ट हैं, लेकिन वो 55 और 60 लड़के संतुष्ट नहीं है। मान लीजिए कि भाई लड़कियां तो संतुष्ट हैं लेकिन लड़के संतुष्ट नहीं हैं। अब क्या होता है, इस स्थिति में दोनों में टकराव हो जाएगा, और टकराव होगा तो चलो ज्वाइंट सेशन तो करा देंगे। मान लिया ज्वाइंट सेशन करा दिया, सहमति करा दी, ठीक है, ये तो ज्वाइंट सेशन का मामला हो गया। लेकिन डिसीजन वोटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों,
जैसे कि मान लो मैंने कोई हायरार्की बनाई भाई टेस्ट सीरीज की, मैंने बोला कि बच्चों आज मैं सभी के लिए एक टेस्ट सीरीज ला रहा हूं, उसमें मैं ये टॉपिक रखने वाला हूं, आप इन टॉपिकों से सहमत है या नहीं है। अब क्या होता है, 50 लड़कियों ने भी हां बोला, ठीक है, 50 लड़कियों ने भी अपना 50 वोट किया उस समय, ठीक है। अब उस समय लड़कों ने भी अपना वोट हां में कर दिया, अब दोनों के वोट हो गए बराबर। लेकिन किसी भी प्रस्ताव को पारित होने के लिए एक वोट का जीतना बहुत जरूरी होता है। अब डिपेंड यह करता है कि दोनों ने ही हां कर दिया, दोनों के बराबर वोट आ गए। जैसे कि मान लो एक्स नाम का कोई बिल है और एक्स नाम पर ए ने वोट किए कितने, 30 वोट किए, ठीक है, ए ने 30 वोट किए। मान लो ए नाम के सदन ने 30 वोट किए और एक्स नाम के बिल पर बी नाम के हाउस ने 30 वोट किए। अब बात यह है कि जीत किसकी होगी, ए की या बी की, क्योंकि दोनों ने बराबर वोट किए हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा का स्पीकर अपना डिसीजन वोट देता है, और डिसीजन वोट वो चाहे तो यहां भी दे सकता है और चाहे तो यहां भी दे सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे किसी भी प्रस्ताव पर, प्रस्ताव को कहते हैं बिल या प्रपोजल। आहा, प्रपोजल, सर प्रपोजल मत बोला करो, दिल पिघल जाता है, ठीक है, कुछ लड़कों के घाव हरे हो जाते हैं फिर से ये प्रपोजल नाम सुनते ही। अब क्या करूं बेटा, ये प्रपोजल शब्द ही ऐसा बनाया है कि इससे मतलब बड़े बड़े भारी भारी आदमियों का दिल भी हल्का सा हो जाता है। तो किसी भी प्रस्ताव पर अध्यक्ष निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है, निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है, अपना निर्णायक मत देने का क्या रखता है, अधिकार रखता है। तो यह होता है हमारे 5वां पॉइंट लोकसभा स्पीकर के कार्य के रूप में। चलिए इसके छठे पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब छठा पॉइंट क्या कहता है देखें, तो 6 पॉइंट यह कहता है कि लोकसभा स्पीकर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जांच भी लोकसभा स्पीकर ही करेगा। याद रखें, देखो मनी बिल के साथ मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसके साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है, और मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक ये दो बिल ऐसे हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे खुलकर जब हम बिल की बात करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि मनी बिल हमारे संसद का एक ऐसा बिल है जिस पर बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। क्या स्पेशल ट्रीटमेंट, जैसे कि लोकसभा स्पीकर जब ये देखता है कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से जो बिल संसद में पेश किया गया है, जिस प्रपोजल को प्रेजेंटिंग किया गया है, उसकी जांच ये करेगा कि क्या वो वास्तव में मनी बिल है या नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि सदन में प्रस्तुत होने वाले धन विधेयक की जांच कि यह धन विधेयक है या नहीं, कि यह धन विधेयक है या नहीं, यह कार्य लोकसभा स्पीकर करता है, यह कार्य अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, तो यहां तक आप समझ गए पूरी तरीके से ये लोकसभा स्पीकर के कार्य। और भी कार्य हैं, चलिए 7वें पॉइंट की तरफ चलते हैं एक बार। अब आते हैं 7वां पॉइंट, तो लोकसभा स्पीकर के और कार्य बताइए सर, अभी मजा नहीं आ रहा है। चलिए तो मजा देते हैं आपको। मजा कैसे, आजकल बच्चों का ये बड़ा ही पेचीदा सवाल हो गया है कि सर और अच्छा करिए लोकसभा स्पीकर को। चलिए और अच्छा कर देते हैं। तो लोकसभा स्पीकर जो बैठा है अपने सदन में, तो लोकसभा स्पीकर पूरे लोकसभा सदन की कार्यवाही का क्या रखता है, ध्यान रखता है। यानी इसका मतलब यह है कि सदन में कितने लोग मौजूद हैं। आपने एक शब्द सुना होगा गढ़पूर्ति, क्या सुना होगा, गढ़पूर्ति। चलिए मैं गढ़पूर्ति के बारे में बता देता हूं आपको। पहले ये संसद में ही एक शब्द आता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोरम। क्या कहते हैं, कोरम।
और कोरम को हिंदी में कहा जाता है गढ़ पूर्ति। चलिए अब कोरम या गढ़ पूर्ति क्या होता है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखें तो कोरम या गढ़ पूर्ति का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे कि अभी लोकसभा में कितने मेंबर हैं बताइए। लोकसभा में अभी 543 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो लोकसभा में 543 लोग जब बैठे हुए हैं तो 500 यानी कोरम का मतलब है, गढ़ पूर्ति का मतलब है कि सदन के कुल सदस्यों का सदन के कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा, 1/10वां जो हिस्सा होता है वह क्या होता है, वह होता है कोरम या गढ़ पूर्ति। अब क्या होता है, कोरम का मतलब हुआ कि सदन के कुल सदस्यों का 1/10। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं लोकसभा की, तो पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में अभी टोटल मेंबर कितने हैं, लोकसभा के टोटल मेंबर हैं 543। कितने हैं, 543, ठीक है। 543 का 1/10 निकालिए एक बार। 543 का यदि मैं 1/10 निकालता हूं तो अप्रोक्स बनता है मेरे पास 55। क्या बनता है, 55, ठीक है। अब आता है राज्यसभा, और राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं, उसमें मेंबर हैं 245। 245 का यदि मैं 1/10 निकालता हूं तो करीबन करीबन मेरे पास बनता है 25 के समथिंग। कितने, 25 के समथिंग। यानी हम एक बात तो समझ गए हैं कि लोकसभा में यदि कुल सदस्यों का 1/10 निकालूं तो 55 बनता है, यानी 55 सदस्य। कितने, 55 सदस्य, ओके। और ये है 25 सदस्य, क्या है, 25 सदस्य। यानी लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, जब लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में आएंगे, लोकसभा का अध्यक्ष सदन में उपस्थित यानी सदन के कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा यदि मौजूद नहीं है तो लोकसभा का स्पीकर गढ़ पूर्ति या कोरम के अभाव में उस सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, यानी उस कार्यवाही को आगे भी बढ़ा सकता है। जैसे कि कल को मान लो मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, क्या है, मेरे ऑफलाइन बैचेस में 100 बच्चे हैं। अब मैं क्या करता हूं, मैंने ये समय सीमा तय कर रखी है, मैंने ये लिमिट तय कर रखी है कि भाई जिस मेरे बैच में 100 बच्चे हैं, ठीक है। अब मेरे बैच में यदि 100 बच्चे हैं, लड़के लड़की दोनों को मिलाकर 100 स्टूडेंट हैं, 100 में से यदि मान लो कल को 70 बच्चे ही आते हैं, 70 बच्चे ही आते हैं तो मैं क्लास को कंटिन्यू रख पाऊंगा। देखो 100 आते हैं तब तो मैं क्लास कंटिन्यू करूंगा ही, ठीक है। लेकिन मान लो 70 बच्चे आए और 30 बच्चे एब्सेंट हैं किसी भी कारण से, तो 70 बच्चों पर भी मैं अपनी क्लास को कैरी ऑन कर सकता हूं, कंटिन्यू कर सकता हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा क्या होता है कि उस समय त्योहार की वजह से या किसी कारण की वजह से, बारिश की वजह से, कभी तेज बारिश हो गई है या कभी कोई ऐसी आपदा आ चुकी है, तो उस समय क्या होता है कि मेरी क्लास में केवल 30 बच्चे उपस्थित हैं, 70 बच्चे एब्सेंट हैं। तो मैंने गढ़ पूर्ति और कोरम लगा दिया और मैंने बोला कि यदि 70 से एक भी बच्चा कम होता है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, यानी कुल मिला के उस दिन नहीं पढ़ाऊंगा, उस दिन लेक्चर नहीं लूंगा, क्योंकि लेक्चर लेने से क्या होगा, बहुत बच्चों का नुकसान हो जाएगा, समझे, ये वाली बात है। लेकिन बच्चे कुछ बैच में छटे हुए होते हैं जो केवल अपने सर्दी गर्मी बरसात में ही अपनी शक्ल दिखाते हैं कि सर हम भी जिंदा हैं इस दुनिया में, हमको भी देख लीजिए एक बार। उन बच्चों की बात को छोड़ दें। यदि कुछ बच्चे जेन्युइन तरीके से रुक भी जाते हैं, किसी के घर में शादी है, जब शादी का माहौल आता है, आपको पता है कि एक सीजन आता है शादी का जिसमें साये तगड़े होते हैं, बहुत तगड़े साये होते हैं। उसमें क्या होता है कि हर बच्चे के घर में शादी या उसके रिलेटिव्स में शादी होती है। तो मैंने माना कि 100 बच्चों की क्लास में से एक समय पर 30 बच्चों की शाह पर शादी हो सकती है, क्योंकि साया तगड़ा होता है उस समय, ठीक है, और बच्चा हर स्टेट से आता है। तो उस समय 30 बच्चे मैंने मान के चल लिए और 70 बच्चों की मैंने क्लास को कैरी ऑन रखा। लेकिन मान लो किसी दिन 20 बच्चे हैं, किसी दिन 30 बच्चे हैं, तो उस समय मैं क्या करूंगा, कोरम के अभाव में यानी सदस्यों के अभाव में पूरी क्लास को सस्पेंड कर दूंगा, इन द सेंस एक्सटेंड कर दूंगा कि भाई जाओ कल पढ़ाएंगे। तो कुल मिला के यहां पर यही है कि लोकसभा स्पीकर यदि सदन में 55 लोग मौजूद हैं तो ही सदन चलेगा, अदरवाइज 54 मेंबर हो गए तो सदन नहीं चलेगा। ऐसे यहां पर है 25 के अलावा 24 हो गए तो सदन नहीं चलेगा। अब ये मत बोलना सर एक से क्या फर्क पड़ता है, ऐसे नहीं होता। ये कोरम है और कोरम में क्लास में चल जाएगा। क्लास में मान लो 70 बच्चे नहीं आए हैं, 68 बच्चे आए हैं तो भी मैं क्लास ले लूंगा, ये तो मेरी परंपरा है।
लेकिन ये संविधान की परंपरा है। अब ये मत कहना सर 24 में काम चल जाएगा, 25 में क्या हो रहा है, तो नहीं, ये संविधान में लिखा हुआ है कि 1/10 का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो आप लिख सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर, यहां पे लिख दीजिए वाली, लिखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष, और यही काम राज्यसभा का चेयरमैन करता है अपने सदन के लिए। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में गणपूर्ति, लोकसभा में गणपूर्ति कोरम के अभाव में, कोरम के अभाव में, कोरम के अभाव में या कमी में पूरे सदन को स्थगित कर देता है, पूरे सदन को स्थगित कर देता है, स्थगित कर देता है यानी एक्सटेंड कर देता है, स्थगित कर देता है। तो ये बात मैंने देखी थी कि लोकसभा का स्पीकर जो है वो गणपूर्ति और कोरम के अभाव में क्या करता है, पूरे सदन को अनुपस्थित यानी स्थगित कर देता है। और गणपूर्ति का मतलब होता है कि हम जिस सदन की बात करेंगे उसके टोटल मेंबर का 1/10वां हिस्सा होता है। ठीक है, अब कल से आप किसी भी क्लास में जा रहे हो, कोई बैच लोगे कहीं ऑफलाइन, तो कहीं पे आप ऑफलाइन बैच ले रहे हो तो वहां पर उस बैच के रिसेप्शनिस्ट से पूछना कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, वो बताएगी आपको, वो मना नहीं करेगी। उससे पूछना कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, वो बोलेगी 200 है। ठीक है, तो 200 का 1/10 निकाल लेना भैया, 200 का 1/10 निकाल लो, 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया, बस। तो इसका मतलब है कि 20 से बच्चे कम हुए तो क्लास नहीं चलेगी। ये होते हैं तरीके, ये होती हैं कुछ परंपराएं, लेकिन संवैधानिक परंपराएं भाई साहब। चलिए अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं 8वें कार्य की। ये 8वां कार्य क्या कहता है? 8वां कार्य बता दें तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा जो स्पीकर है, यह अपने कार्यों के लिए और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ही सजग रहता है। सजग इन द सेंस बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति है, बहुत ही जिम्मेदार। इसके बिना पूरे लोकसभा को मोनेटाइज करना बहुत ही असंभव है, बहुत ही असंभव। एक होता है असंभव, एक होता है बहुत ही असंभव। यानी जब भी अपने पद पर नहीं होगा तो आप ये मान लीजिए कि संसद के द्वारा बनाए गए कितने बिल पेंडिंग में चले जाएंगे यदि ये अपने पद पर ना हो। इसलिए हमारे संविधान ने लोकसभा अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष का पद इसलिए बनाया है कि कल को स्पीकर को मान लो कोई बीमारी लग जाए, कोई हेल्थ इश्यू हो जाए, तो कम से कम 15 से 20 दिन से 1 महीना तक कम से कम उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम कर सके। चलिए, वैसे यही थे मेन कार्य, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, हाँ एक और कार्य है, लिख दे, एंटी डिफेक्शन लॉ वाला, कि लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष यदि 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 किसी प्रतिनिधि को दल बदल कानून के आधार पर, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून के आधार पर अपराधी पाता है, अपराधी एक्यूज्ड अपराधी पाता है तो उस सांसद की सदस्यता निरस्त कर दी जाती है, निरस्त कर दी जाती है। आपको मैं एक बात बताऊं, राहुल गांधी के साथ क्या केस हुआ था। देखें, ये पता नहीं कुछ पार्टियां, कुछ रूलिंग पार्टी तो नहीं, एंटी पार्टी को थोड़ा सा, मैं अपोजिशन पार्टी को थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। अपोजिशन, देखो हमारे यहां पे अपोजिशन पार्टी का हमेशा ये कहना है कि सारे काम जो कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अपोजिशन के खिलाफ। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, गलती आप करो और आप अपना भंडा दूसरों पर फोड़ दो, ये तो ठीक नहीं हो सकता ना, ये तो ठीक नहीं हो सकता। मैं तो सही गलत की बात कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा। यदि आज मैं गलत हूं तो इसका मतलब है कि मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करूंगा।
लेकिन आप कहेंगे सर आप तो कर लेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता। पॉलिटिक्स में कोई भी व्यक्ति अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी वोट बैंक का सवाल है। चलो ये भी मान लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आज पॉलिटिक्स आज पहली बार हो रही है हमारे भारत में। ऐसे कई नेता हुए हैं धुरंधर जिनसे गलती हुई है। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने 370 को लेके माफी भी मांगी थी ना, तो वो भी तो इसी पार्टी के नेता थे ना। एक जवाहरलाल नेहरू ने आर्टिकल 370 को लागू करने पर उन्होंने खुद से ये माफी मांगी है। अमित शाह ने जो माफीनामा पढ़ा था जवाहरलाल नेहरू का, उसमें ये लिख रहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने खुद से माफी मांगी थी। ठीक है, ऐसा सुना मैंने। ठीक है, मैं पूरे प्रमाण के साथ नहीं कह सकता अभी। ठीक है, अब मान लो माफी मांगी, तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई नेता, अभी मैं आपको बताऊं, नितिन गडकरी ने माफी मांगी है। आप कह रहे हैं सर जवाहरलाल नेहरू की बात तो बहुत दूर कर रहे हो, आप अभी की बात करो। मैं अभी की बात कर लेता हूं। नितिन गडकरी ने माफी मांगी अभी। नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्टर है हमारे भारत के। ठीक है, मोदी जी के बहुत करीबी नेता है नितिन गडकरी, और सबसे बेहतरीन नेता। नितिन गडकरी कहते हैं कि मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का मिनिस्टर होने के नाते यह कहता हूं कि हमारी मिनिस्ट्री की वजह से, हमारे परिवहन की वजह से आज पूरे देश में 40% पॉल्यूशन फैल रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कोई नहीं बल्कि मैं हूं, कि मैं इस पॉल्यूशन को कम करने में लग रहा हूं। लेकिन अभी 70 से 40 ही कर पाया हूं, यानी उनका प्रयास आज जारी है। लेकिन पूरे देश में जो प्रदूषण फैल रहा है, जो, और सबसे ज्यादा दिल्ली की बात करें, दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इन द वर्ल्ड। पहले नंबर पर आती है दिल्ली का पॉल्यूशन। तो नितिन गडकरी जी पूरे देश में जो प्रदूषण फैल रहा है उसकी जिम्मेदारी भी तो खुद ले रहे हैं ना। अब सोचिए, इसी मानसिकता वाले नेता की बात ही क्या करें। जितनी तारीफ कम पड़े उतनी कम ही है, मैं बता रहा हूं। जितनी तारीफ करूंगा उतनी कम पड़ जाएगी। बतौर रूलिंग पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री ने यह जिम्मेदारी ली है कि देश में 40% जो प्रदूषण है वो सिर्फ मेरी वजह से है। यानी मेरी वजह से इन द सेंस वो मिनिस्ट्री के हेड ऑफ द मिनिस्टर के तौर पर कह रहे हैं बात। और ये बनता है कि आप जब किसी मिनिस्ट्री को हेड कर रहे हैं, उसको चेयर कर रहे हैं, तो जो भी गलती या जो भी खूबियां आप में हैं, आपको वो खुद पे लेनी होंगी। ऐसा नहीं है कि सारे हेड ऑफ द का क्रेडिट अच्छा सर आप ले जाओ और बुरों को दूसरों पे डाल दो, ऐसा नहीं होगा। तो नितिन गडकरी जी एक ईमानदार, मैं इनको ईमानदार नेता कह सकता हूं बिल्कुल, इनको नितिन गडकरी जी को, क्योंकि इनकी हमेशा ट्रांस पॉलिसी, इनकी ट्रांसपेरेंसी, इनके काम करने का तरीका और इनके ऑनेस्टी का तरीका सबसे लाजवाब है। और ऐसा नहीं है कि नितिन गडकरी जी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है फैमिली का, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी फैमिली बहुत सादा और सिंपल, बहुत ही सुविचार वाली फैमिली है। हाँ जी, और आपने कभी इनके फैमिली में से किसी को भी पॉलिटिक्स में नहीं देखा होगा। तो यही बात है, यानी नितिन गडकरी जी आज के रूलिंग पार्टी के नेता होने के नाते जब अपनी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। अब क्या होता है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ के मैं एक बताता हूं आपको। बर्मा कमेटी 1999 में एक रूल लिखा हुआ है। वो ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई प्रतिनिधि जनसभा में जाकर, यानी जनता के सामने उन्हें भाषा, उन्हें जाति और उन्हें क्षेत्र के आधार पर बांटने का प्रयास करता है, तो उस पर हम आपराधिक, यानी अपराधी की प्रक्रिया में मान लेते हैं। राहुल गांधी जी ने सूरत में जाकर कुछ मोदी कम्युनिटी को लेकर बुराई की थी कि सारे मोदी चोर हैं, ऐसा उन्होंने बोला था राहुल गांधी जी ने। तो कुल मिला के जब ऐसी बातें बोलने का मतलब है कि आपने तो नरेंद्र मोदी को लेकर बोला होगा, मान लिया, ठीक है, चलिए। लेकिन आप ये मत भूलिए कि हमारे भारत में और भी मोदी कम्युनिटी हैं जो बिजनेस कर रही हैं और जो सम्मान के योग्य भी हैं। तो इसका मतलब है कि आप किसी एक पर्टिकुलर आदमी को इंडिकेट करने के लिए आप पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते। और आप किसी भी क्षेत्र को क्षेत्र में भाषा और उसकी संस्कृति और जातिवाद के आधार पर बिल्कुल नहीं बांट सकते। यह संसद के सदस्य के तौर पर आपको शोभा नहीं देता है। तो कुल मिला के मैं यही बात कहना चाहता हूं, तुरंत लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी जी को वहां से लोकसभा से सस्पेंड कर दिया और बोला कि जाइए, आप कोई मेंबरशिप नहीं है अब आपकी। तो यह काम रूलिंग पार्टी ने नहीं, लोकसभा स्पीकर ने किया था। इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर भी ऐसा ही होता है।
कि लोकसभा स्पीकर किसी भी मेंबर को सस्पेंड कर सकता है यदि वो अपराधी पाया जाता है। ठीक है, चलिए। और एंटी डिफेक्शन लॉ कहां पर आता है? एंटी डिफेक्शन लॉ आता है संविधान की 10वीं अनुसूची में, संविधान की 10वीं अनुसूची में, और यह चलता है 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985, ये इसमें आता है। यानी 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1985 में, 1985 में इंदिरा राजीव गांधी के समय इसको जोड़ा गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, इससे पहले हमारे भारत में दल बदल बहुत होते थे, बहुत, हद से ज्यादा। चलिए, तो लोकसभा स्पीकर के कार्य और शक्तियों की बात मैंने कर ली है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। मैंने कल कुछ परसों दहेज प्रथा के ऊपर बोला था। दहेज प्रथा, दहेज लेना बुरी बात नहीं है, मैं इतना बता दूं। दहेज लेने से सबसे बड़ा पाप होता है, जो लोग दहेज को प्रमोट कर रहे हैं वो खुद लड़की के पिताजी हैं। सच में आज हमारे समाज में जो दहेज को प्रमोट कर रहा है ना, वो केवल यही लोग हैं जो दहेज का विरोध कर रहे हैं। सच में, क्योंकि दहेज के ऊपर एक क्वेश्चन भी है करंट का, वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन इससे पहले दहेज के बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए। हमारे भारत में जो दहेज प्रथा को जो लोग प्रमोट कर रहे हैं ना, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आप हर जगह चले जाइए, हर जगह चले जाइए, यानी लड़की का बाप ये साफ साफ तौर पर विरोध कर रहा है दहेज का, और इसे ये नहीं पता कि इनडायरेक्टली तरीके से ये दहेज को प्रमोट भी कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं इनको यही नहीं पता। ये अपनी सिलेक्टिव चॉइस लेके बैठे हुए हैं कि हमारा होने वाला दामाद भैया इतना कमाए, 1 लाख सैलरी हो, 2 लाख सैलरी हो। अरे भाई आप ये बताइए, एक आदमी है जो कम कमाता है लेकिन दहेज नहीं दे रहा, क्या आप उससे अपनी लड़की ब्याह दोगे? नहीं। इसके लिए तो साफ मना कर देंगे ये लोग, इसके लिए साफ मना कर देंगे। लेकिन मान लो कि भाई एक व्यक्ति है जो क्या है, जो मतलब सरकारी नौकरी वाला है, जिसकी सैलरी करीबन 80,000 रुपए। ठीक है, अब भैया सीधी बात है, बाई वाला आदमी है, सरकारी नौकरी वाला है, 80,000 पर मंथ मिलते हैं। अब सीधी बात है, वो तो डिमांड करेगा, वो तो डिमांड करेगा। दहेज लेना बुरी बात नहीं है, दहेज लेना बुरी बात नहीं है। लेकिन जिन जिन इशारों को टारगेट किया जा रहा है लड़की के पक्ष की तरफ से, वहां पे ये सबसे बड़ी गलती लड़की वालों की है कि उन्होंने भी अपनी सिलेक्टिव चॉइस बना रखी है कि भैया हम इनसे शादी करेंगे। पहले तो मतलब सीधी बात है ना, पहले जात देखो, फिर धर्म देखो, फिर उसके बाद सरकारी नौकरी वाला लड़का देखो। और मैं सीधी बता रहा हूं, आज के टाइम पर शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, आज के टाइम पर केवल समझौते किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? समझौते। और समझौतों में दहेज कोई भी प्रथा बुरी नहीं होती, क्योंकि समझौता होता ही लेन देन का है। शादी विवाह तो क्या देख के, लड़के को समझदार देख के दिए जाते हैं कि लड़का समझदार है, मैच्योर है, चलो ठीक है, कम कमाता है ना, इट्स ओके, काम चला लेगा ना, ठीक है, अच्छी बात है। यानी कुल मिला के यहां पर क्या बात आ गई? यहां पर बात आ गई शादी की, ये विवाह है। लेकिन जहां पर हो रहे हैं समझौते, वहां तो लेन देन बनता है, और समझौते करने वाला तो लेन देन करेगा ही करेगा। उसको आप दहेज का नाम देके बदनाम ना करें। तो मैं इतना ही कह देना चाहता हूं। तो इसलिए दहेज प्रथा कहां सही है, कहां बुरी है, ये आप तय करें। ठीक है, और दहेज प्रथा को किसने बढ़ावा दे रखा है, ये आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, और लड़कों को तो बताने की बात ही नहीं है, क्योंकि लड़के, अब सीधी बात है यार, 5 साल एक लड़का है जिसने तैयारी की है, जो तैयारी करता है 5 साल लगातार, अपना पैसा, अपना समय, अपनी जवानी, सब कुछ लगा दिया उसमें। ठीक है, अब उसके कोई रिश्ते नहीं आए उस वक्त, चलो वह तैयारी के दौरान कुछ कमा भी रहा था, उसके कोई रिश्ते नहीं आए उस वक्त, मान लीजिए। ठीक है, क्यों नहीं आए? अरे कितना कमाते हो भाई साहब? अच्छा, सरकारी नौकरी है क्या आपकी? अब वो बेचारा क्या करे, वो तैयारी कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं तैयारी कर रहा हूं लेकिन मैं जॉब भी कर रहा हूं, मैं अच्छा खासा कमा लेता हूं, 40, 50, 60,000 रुपए कमा लेता हूं, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है। इस बेस पे उस बच्चे ने 5 साल तक एक मेंटली टॉर्चर झेला, उस बच्चे ने तैयारी की, अपनी जवानी, अपना समय, अपना पैसा, सब कुछ गंवाया उस व्यक्ति ने। उसके बाद जब वो 5 साल के बाद सरकारी नौकरी पर चढ़ गया, तो उसके बाद वही रिश्ते आने लग गए वापस से। अब सीधी बात है, लड़का तो डिमांड करेगा कि मुझे चाहिए फॉर्च्यूनर,
मुझे चाहिए थार, दो, अब क्यों नहीं दे रहे हो? बस उसी का नाम बदनाम कर दिया कि दहेज है। तो बस यही वाली बात है। चलिए, तो पहले मैं लड़कियों के पिताओं से कह देना चाहता हूं कि अपनी सोच को बदलें, उसके बाद आगे काम करें। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं संसद के सत्र, सत्रावासन और विघटन की बात करें तो संसद के सत्र यानी सेशन, सत्रावासन यानी इसे बोलते हैं डेलिमिशन, और एक होता है विघटन जिसको बोलते हैं डिसॉल्व। तो चलिए टॉपिक डाल लेते हैं सभी। संसद के सत्र कौमा सत्रावासन कौमा विघटन, विघटन इसे बोलते हैं डिसॉल्व, विघटन। तो संसद के सत्र, सत्रावासन और विघटन की मैं बात करता हूं। देखिए, संसद के सत्र, पहले बात करते हैं हम सत्र की, तो सभी टॉपिक डालेंगे सत्र, सेशन। अभी नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री संसद के बाहर आकर सभी पूरे देशवासियों को, 142 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करके ये बोलते हैं कि सभी भारतीयों को मेरा नमन, और आज और अभी से मैं संसद के शीतकालीन सत्र की घोषणा करता हूं और आशा करता हूं कि यह शीतकालीन सत्र लोगों के कल्याण, उनकी भलाई और उनके हित के लिए होगा। यानी शीतकालीन सत्र में जनता की इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए जो कानून बनाए जाएंगे वो जनता के हित में ही होंगे। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के बाहर आकर लोगों को रिप्रेजेंट करके कही। तो इसका मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जी जब संसद के शीतकालीन सत्र का उद्घाटन करते हैं तो यह बात वो कहते हैं। और सत्र की शुरुआत कैसे कैसे होती है, चलिए तो सत्र की बात कर लेते हैं। देखें, हमारे भारत के संविधान में 3 प्रकार के सत्र होते हैं और ये है संसद के 3 सत्र। क्या है? संसद के 3 सत्र। मैं संसद के तीनों सत्रों की बात करूं तो संसद के 3 सत्र आते हैं। पहला सत्र होता है जिसे कहते हैं बजट सेशन। क्या बोलते हैं? बजट सेशन। तो आप लिख सकते हैं बजट सत्र, बजट सत्र। दूसरा होता है मानसून सत्र। क्या होता है? मानसून सत्र। दूसरा है मानसून सत्र। चलिए, और उसके अलावा होता है, नेक्स्ट होता है शीतकालीन सत्र जिसे विंटर सेशन बोलते हैं। शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र और शीतकालीन, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र हमारी संसद के 3 सत्र होते हैं और जो पूरी साल चलते हैं। ठीक है, यही 5 साल चलते हैं। चलिए, तो बजट सत्र की मैं बात करूं कि बजट सत्र क्या है। देखो, बजट सत्र हमारे साल की शुरुआत में यानी 1 फरवरी से ये प्रारंभ होता है और 1 फरवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये मई तक चलता है। तो लिखेंगे कि वर्ष की शुरुआत में, लिख सकते हैं आप कि वर्ष की शुरुआत के दिनों, वर्ष की शुरुआत के यानी 1 फरवरी से और मई तक चलता है। कब चलता है? मई तक। और बताया जाता है बच्चों कि यह हमारे संसद का सबसे लंबा सत्र होता है। क्या होता है? सबसे लंबा सत्र होता है। तो आप लिख सकते हैं कि लॉन्गेस्ट सेशन या सबसे लंबा सत्र, सबसे लंबा ये सत्र होता है। उसके बाद दूसरी खास बात इसकी ये है कि भाई साल की शुरुआत है और साल की शुरुआत में जो भी बजट आता है, जैसे कि बजट सेशन आता है, और बजट सेशन की जो शुरुआत होती है यानी साल का पहला सत्र जब स्टार्ट होता है तो वो राष्ट्रपति के संबोधन से स्टार्ट होता है। ये परंपरा है हमारे संविधान की। तो लिखेंगे कि वर्ष की शुरुआत का सबसे पहला सत्र, वर्ष की शुरुआत का सबसे पहला सत्र, और जिसे कहते हैं बजट सत्र। क्या बोलते हैं? बजट सत्र। बजट सत्र राष्ट्रपति के संबोधन से प्रारंभ होता है। राष्ट्रपति के
संबोधन से प्रारंभ होता है। देखो हमारे भारत में परंपरा रही है कि राष्ट्रपति हर सेशन को संबोधित करे और हर सेशन का सत्रावासन करे, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति यदि अन्य 2 सेशनों को संबोधित नहीं कर पाता है तो डजंट मैटर, लेकिन बजट सेशन को संबोधित करना जरूरी माना जाता है, संबोधन से होता है। चलिए, तो बजट सेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता ही करता है, लेकिन वो मानसून और शीतकालीन सत्र को करे या ना करे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, उसके अलावा हम मानसून सत्र की बात करें। ये मानसून सत्र क्या होता है? ये स्टार्ट होता है जुलाई से, और जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर तक चलता है, ठीक है। तो चलिए मानसून सत्र की बात करें तो यह आता है आपका जुलाई से लेके, और ये चलता है आपके सितंबर तक। कब चलता है? सितंबर तक। तो जुलाई से लेके सितंबर तक काम करता है मानसून सत्र। उसके बाद आता है शीतकालीन सत्र, जो अभी भारत की संसद में चल रहा है, और इस समय के बाद को हम शीतकालीन सत्र बोल सकते हैं। तो शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो जाती है नवंबर से। कहां से? नवंबर से। तो नवंबर से लेके चलता है ये दिसंबर तक। ओके, तो नवंबर से दिसंबर तक चलता है, और बताया जाता है कि हमारे भारत के संविधान में सबसे छोटा सत्र काम करता है शीतकालीन सत्र, और इसको कहते हैं सबसे छोटा सत्र। इसे बोलते हैं वेरी शॉर्टेस्ट सेशन, शॉर्टेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। शॉर्टेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो यह कहलाता है शीतकालीन सत्र, जो हमारे संसद का सबसे छोटा सत्र कहलाता है। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। और बजट सत्र हमारे संसद का सबसे बड़ा सत्र है, सबसे लंबे समय तक चलने वाला सत्र है, और आपको पता है कि बजट की घोषणा भी इसी में की जाती है। बजटीय घोषणा, बजटीय घोषणा, भाषण सब इसी में होता है। चलिए, जब बजट पढ़ाएंगे तो और अच्छे से समझाएंगे। तो ये थे आपके सत्र, और एक आता है सत्रावासन करना। सर इसका मतलब क्या होता है? चलिए इसका मतलब भी बता देते हैं आपको। सत्रावासन करना, ये सत्रावासन का मतलब होता है कि एक सत्र की समाप्ति और दूसरे सत्र के प्रारंभ के जो बीच का समय होता है वो सत्रावासन कहलाता है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं, चलिए तो पहले आप लिख दीजिए कि एक सत्र की समाप्ति, एक सत्र की समाप्ति तथा दूसरे सत्र का प्रारंभ, तथा दूसरे सत्र के प्रारंभ के बीच का समय, दूसरे सत्र के प्रारंभ के बीच का समय, बीच का समय या उसका अंतराल या उसका गैप जो होता है, उसका जो अंतराल है, जो गैप है, वो सत्रावासन कहलाता है, और इसको बोलते हैं सत्रावासन। जैसे कि क्या होता है बच्चों? अंतराल, सत्रावासन कहलाता है, सत्रावासन कहलाता है। बहुत अच्छे। अब जैसे कि बात कर लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो एग्जाम्पल क्या सेट होगा? देखें, एग्जाम्पल ये सेट होगा, जैसे कि मान लिए बजट सत्र की मैं बात करूं, और बजट सत्र हमारा क्या है? ये चलता है फरवरी से लेके मई तक, फरवरी से लेके मई तक काम करता है, फरवरी से लेके मई, ठीक है। चलिए 30 मई मान लीजिए, जून तक नहीं जाएगा, चिंता नहीं। तो फरवरी से लेके मई तक की बात करी। बजट सत्र के ठीक बाद आता है कौन सा सत्र? मानसून सत्र, मानसून सत्र, ठीक है। और मानसून सत्र जो चलता है वो चलता है जुलाई से लेके और चलता है आपके सितंबर तक। चलिए, अब जुलाई से लेके सितंबर, फरवरी से लेके मई, ये हो गया, ठीक है। अब मैं एक बात कर लेता हूं कि देखो फरवरी से लेके मई और जुलाई, बीच में कौन सा महीना आ गया अपना? बीच में जो महीना आया है वो है जून का। कौन सा? जून का महीना, यानी बीच में करीबन करीबन 1 महीने का गैप है। तो इसलिए सत्रावासन का मतलब होता है कि एक सत्र की समाप्ति और दूसरे सत्र के प्रारंभ होने से पहले जो बीच का गैप होता है, जैसे कि जून का महीना। अब ऐसी बात कर लेते हैं, मानसून सत्र के ठीक बाद आता है शीतकालीन सत्र। क्या आता है? शीतकालीन, विंटर सेशन, ठीक है। अब शीतकालीन सत्र में मैंने एक बात देखी कि इसमें 2 प्रकार के, जैसे कि नवंबर से दिसंबर होता है। अब मानसून सत्र हुआ
जुलाई से सितंबर, तो बीच में कौन सा महीना है? नवंबर और सितंबर के बीच में कौन सा महीना आता है? अक्टूबर का। तो अक्टूबर का जो महीना होगा ये वाला, ये क्या होगा? सत्रवासन का समय होगा। यानी सत्रवासन के समय संसद में या तो एक सदन या संसद के दोनों सदन सत्र में मौजूद नहीं होते हैं, तो कानून का निर्माण नहीं होता है। और जब कानून का निर्माण नहीं होगा तो उस समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर आर्टिकल 123 का प्रयोग करके अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति रखता है। और ऑर्डिनेंस जारी करने से लेकर 6 महीने के भीतर भीतर 6 महीने के भीतर भीतर उसका संसद से अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा वो खत्म माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो मैंने बता दी आपको। लेकिन याद रखना कि एक सत्र की समाप्ति और दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के बीच में गैप जो होता है वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने से अधिक है भी नहीं है, एक महीने का गैप है। और ज्यादा दिसंबर से आप जब फरवरी में आएंगे तो जब भी आपके 1 महीने का ही गैप है। ठीक है, तो चलिए, ये होता है सत्रवासन। और एक शब्द है विघटन, जो मैं पढ़ा चुका हूं। और याद रखना, संसद के सत्र, सत्रवासन और विघटन ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 85 में आते हैं। कहां आते हैं? 85 अनुच्छेद में प्राप्त होते हैं। विघटन का मतलब है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा को भंग कर सकता है। ये मैं 7वीं बार बता रहा हूं आपको। बोलेंगे सर आप तो स्पीड टेक गए हो। देखिए नहीं है, बार बार दोहरा देता हूं। चलिए, तो सत्र का मतलब पूरा समझा दिया, सत्रवासन का मतलब समझा दिया, और विघटन का मतलब बता चुका हूं कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने की पावर रखता है अकॉर्डिंग टू 85 आर्टिकल। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। और संसद नेक्स्ट पार्ट में आपका खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अभी कुछ हमारे संसद के प्रस्ताव रह गए हैं और बजट, एक बजट के बारे में बोलना है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। सभी को मेरा नमस्कार और सभी बढ़िया रहिए। जो भी बात आपको बताता हूं प्लीज उनको रिमाइंड करिएगा। थैंक यू, नमस्कार।